नमस्कार, दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सोमवार यानी कि आज मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने में दोषी माना गया है। कोर्ट ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई है। तो वहीं तीसरे आरोपी को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही मामून सरकारी गवाह बन चुके हैं। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूदा लोगों ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया। कोर्ट ने हसीना और की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश भी दिया है। फिलहाल दोनों नेता बांग्लादेश से फरार हैं और पिछले 15 महीनों से भारत में रह रहे हैं और कोर्ट ने शेख हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या के आदेश देने में दोषी माना है। और इसके साथ ही हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल की बांग्लादेश में मौजूदा सभी प्रॉपर्टी जब्त करने के आदेश भी दे दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि शेख हसीना को 3 मामलों में दोषी पाया गया है। लोगों को उकसाने, हत्या का आदेश देने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने का दोषी पाया गया है और इसमें से पहले आरोप में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है, जबकि दूसरे आरोप घातक हथियारों, ड्रोन, हेलीकॉप्टरों के उपयोग का आदेश देने के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली धमाके के मामले में बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि दिल्ली धमाके के मामले में आमिर को एनआईए की कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली आतंकी हमले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनआईए कोर्ट ने आमिर को किया गया पेश और आरोपी आमिर को कस्टडी में भेजा गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरोपी आमिर को 10 दिनों की कस्टडी में भेजा गया है। दिल्ली धमाके के मामले में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली आतंकी हमले मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनआईए कोर्ट में आमिर को पेश किया गया और इस दौरान 10 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली धमाके के मामले में आमिर को एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान 10 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली धमाके के मामले में आमिर को एनआईए की कोर्ट ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आमिर इस साजिश में शामिल था और उसकी पूछताछ आवश्यक है। रिमांड के दौरान एजेंसी आरोपी से धमाके से जुड़ी सभी जानकारी जुटाएगी और मामले के अन्य पहलुओं की जांच भी करेगी। दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में 10 नवंबर को हुए कार धमाके के मामले में एनआईए ने आरोपी आमिर रशीद अली को गिरफ्तार किया था। आरोपी का आरोप है कि उसने कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर इस धमाके की साजिश रची थी। आमिर जम्मू कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है और जिस कार में लगातार धमाके किए गए वो उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एनआईए ने दिल्ली में छापेमारी कर आमिर को पकड़ लिया है और जांच में अब सामने आया कि आमिर खास तौर से दिल्ली आया था ताकि धमाके के लिए कार खरीदी जा सके, जिसके बाद वो वाहन बम में बदल दिया गया। फॉरेंसिक जांच से ये भी पुष्टि हुई है कि कार चलाने वाला मृतक उमर उन नबी ही था। उमर पुलवामा का निवासी था और हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। आमिर के परिवार ने बताया कि वो प्लम्बर का काम करता था और उसका भाई उमर इलेक्ट्रीशियन था। परिवार का कहना है कि आमिर कभी दिल्ली नहीं गया था, केवल कार उसने नाम पर ली थी। एनआईए ने उमर की एक और कार भी जब्त की है और उसकी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली धमाके में सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस दौरान आमिर को एनआईए कोर्ट ने 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद बिहार कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद से 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकार की अंतरिम कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल की विधानसभा भंग करने के लिए पत्र भी सौंप दिया है। बिहार चुनाव रिजल्ट में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद राज्य में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है और ऐसे में नई सरकार बनाने के लिए जो औपचारिकता होती है उसे पूरा किया जा रहा है। और आज मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाते ही राजनीतिक हलचल
तेज हो गई है। नीतीश कुमार अपने आवास से मंत्री विजय चौधरी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ निकले। बैठक सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री मौके पर मौजूद रहे और ये बैठक नीतीश कुमार सरकार की अंतिम बैठक थी, इसीलिए इसमें एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही कैबिनेट ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को राज्यपाल से मिलने और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का अधिकार भी दिया है। इधर सचिवालय से राजभवन तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। काफिला निकलने से पहले सीएम आवास गेट नंबर 1 पर लेकर राजभवन तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए। कैबिनेट बैठक खत्म होते ही नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। बिहार चुनाव परिणाम में एनडीए को बहुमत मिलने के बाद से ही बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। एनडीए को प्रचंड जीत मिली है और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जनसुराज का खाता भी नहीं खुल सका और उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। और इसी बीच जनसुराज से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पर दर्द छलका है। गौरतलब है कि मनीष कश्यप यूट्यूबर से नेता बने और उन्होंने बिहार की चनपटिया से जनसुराज के कैंडिडेट के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा था। मनीष कश्यप ने अपने एक्स हैंडल पर मां के साथ तस्वीरें भी पोस्ट की है और लिखा है कि मां, आज फिर तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। अच्छा होता मैं बिहार बदलने की जगह अपने परिवार के हालात बदलता तो शायद किस्मत में 22 मुकदमे और अनेकों बार जेल नहीं जाता। मनीष कश्यप ने बिहार में जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इस सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी और चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आए। प्रणाम चनपटिया के देवतुल मतदातागण, मैं मनीष कश्यप अपना हर संभव प्रयास इस बार चनपटिया से विधानसभा चुनाव के दौरान किया, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे सिर्फ 37,172 वोट आया और मैं चुनाव हार गया। वहां पे कांग्रेस चुनाव जीत गई, जो पिछले 50 साल से चनपटिया में कभी चुनाव नहीं जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई सिर्फ और सिर्फ 600 वोट से, जो पिछले 25 साल से कभी चुनाव नहीं हारी थी। लोग कह रहे हैं कि मनीष तुम्हारी यही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी हार हुई है और मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। उसके बावजूद मेरे किस्मत में शायद जीत मुझे नसीब नहीं हुआ। और जब मैं जेल से निकला था उस समय किसी ने कहा था कि मनीष तुम सब्र रखो, तुम्हारे हिस्से का जीत और खुशी एक ना एक दिन तुम्हें मिलेगा। लेकिन मैं वैसे ही लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिर मेरे हिस्से का जीत और मेरे हिस्से की खुशी कब मुझे मिलेगी। हर संभव प्रयास किया मैंने, हर घर गया मैं, हर गांव में गया, हर टोला में गया, हर लोगों से जो है मिलने का प्रयास किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, SC ST हो, हर किसी से मिला। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि चोरी और छीना झपटी के मामले में पुलिस के लिए सिरदर्द बने 13 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों से वारदात में शामिल 4 एक चोर और 7 ही मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया और इसके अलावा आरोपियों से लूट के 21,430 रुपए की नकदी भी बरामद की है पुलिस ने। और ये जानकारी इंद्री पुलिस उप अधीक्षक ने दी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि काफी समय से ये चोरी और छीना झपटी की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे थे और इसी कड़ी में आज इस तरह की वारदातों में शामिल 13 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इंद्री शहर में लोकल लोग जो गांव नौरता के थे और कुछ घिसरपड़ी के कुछ लोकल यहाँ के गुड़ा के आसपास जोखड़ियों में रहने वाले शेख मुसलमान जो है, हमने लगभग 13 आदमियों को अपने इनमें गिरफ्तार किया है। और जो 13/11 को 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही मुनियारपुर गांव के एक व्यक्ति से 2500 रुपये और एक मोबाइल और ये छीने थे। हमने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद ली और उसमें ये पहचाने गए। उसके बाद हमने इनकी पकड़ शुरू करी और हमने 13 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें लगभग हमने
एक मोटरसाइकिल चोरी की और दिनांक 12/10/25 को बजाज पैलेस में सोमनाथ वासी पतानखेड़ी की जेब तलाशी हुई, जिसमें लगभग 25,000 रुपये निकाले थे। वो हमने बरामदी करी है। आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। इंद्री शहर में लोकल लोग जो गांव नोरता के थे और खबरों में आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र के नासिक में गोविंदा नगर इलाके में देर रात एक संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि बैग में कुछ भी संदिग्ध सामान बरामद नहीं हुआ है। पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने बताया है कि इंदिरा नगर अंडरपास के पास कुछ संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और इलाके को खाली करा दिया गया। इंस्पेक्टर राजपूत ने कहा कि बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया और संदिग्ध वस्तु की जांच की गई और इस बैग में जन्मदिन की पार्टी से जुड़ी चीजें थी और इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो कोई भी अफवाह ना फैलाएं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई के अंधेरी इलाके में मेट्रो स्टेशन परिसर के पास दोपहर में एक लावारिस बैग दिखा, जिसके बाद से अफरा तफरी मच गई और जांच के बाद कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं आई है। अधिकारियों ने बताया है कि काले रंग का बैग स्टेशन को पहली मंजिल पर टिकट काउंटर के पास मिला था और उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह न फैलाई जाए। सुमारास आम्हाला एक कॉल आला होता की इंदिरानगर बोगद्याजवळ एक संशयास्पद वस्तू पडलेली आहे, ते बॉक्समध्ये आहे। तर आम्ही तात्काळ 3 मिनिटात तिथं पोहोचलो। आमचा पूर्ण स्टाफ घेऊन पोहोचलो। आम्ही खात्री केली। एक थर्माकोलचा बॉक्स होता, त्या बॉक्समध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस होतं। आम्ही BDDSला कळवलं, कंट्रोलला कळवलं, वरिष्ठांना कळवलं। पुढच्या 7 ते 8 मिनिटांमध्ये BDDSचा स्टाफ आला आणि सर्व जागा वॅकेट करून तपासणी केली असता तपासणीअंती ते एक फटाक्याचा बॉक्स होता। फटाक्यांमध्ये जी दारू भरली जाते बारीक कलरची आणि त्याच्यामध्ये ज्या पताका असतात त्या पताका त्याच्यात मिळून आलेल्या आहेत आणि काही इलेक्ट्रॉनिक्स बॅटऱ्या होत्या, 2 बॅटऱ्या होत्या आणि ते कोणीतरी बर्थडेसाठी वापरतात, तर तो सगळे ते मटेरियल होतं आणि ते कन्फर्म झालेलं आहे। अशी कुठलीही घटना नाही आहे की ज्याच्यावर लोकांनी म्हणजे अफवा आहे की असं बॉम्बसदृश्य वस्तू वगैरे आहे, तर कुणी त्यावर विश्वास ठेवू नये। सगळी कारवाई झालेली आहे आणि सर्व जे काय होतं तो बॉक्स पण आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। तर तो आता तुमची पुढची कारवाई करत आहोत। नागरिकांना आव्हान एवढंच आहे की कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, अजिबात घाबरू नये, काही नाही। तो एक फटाक्याचा बॉक्स बर्थडेसाठी वापरला जाणारं साहित्य होतं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूक्रेनी सेना ने एक बार फिर रूस S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का बड़ा दावा किया है। बता दें कि ये दावा किया गया है कि उनके ड्रोनों ने 14 नवंबर को सुबह रूस के हमले के दौरान S-400 को नष्ट कर दिया है और इसमें रूस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। S-400 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और इससे पहले भी यूक्रेन ने कई मौकों पर S-400 सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। बता दें कि S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल रूस के अलावा चीन, तुर्की और भारत भी करता है। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से युद्ध लगातार जारी है और इस जंग के दौरान लाखों जवानों ने अपनी जान गंवा दी, तो बड़ी तादाद में युद्धबंदी बना लिया गया है और ऐसे में यूक्रेन की ओर से एक शांति की अपील भी की गई है, जिसके तहत हजारों युद्धबंदियों को नया जीवन मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही दोनों देश छोटे पैमाने पर युद्धबंदियों को लगातार अदला बदली कर रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर S-400 को खत्म करने का दावा किया गया है। देश के कई इलाकों में तेंदुआ और रिहायशी इलाकों में लगातार वो नजर आ रहे हैं। नासिक में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां के कुछ रिहायशी इलाकों में तेंदुए को देखा गया है। नासिक में भी ये देखे गए हैं और इसके साथ ही तेंदुए का आतंक लगातार अब बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ समय में नासिक के तेंदुए के हमले में कई घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसमें किसानों की मौत, बच्चों को उठा ले जाना शामिल है और इसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। तेंदुए के खुलेआम रिहायशी इलाकों में घूमने की घटना लगातार CCTV कैमरे में कैद हो रही है। तेंदुए के हमले से निपटने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट ने अत्याधुनिक तकनीकी और समुदाय भागीदारी की से समस्या का समाधान खोजने के लिए एक नई पहल शुरू की है। नासिक में तेंदुए लगातार रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, लेकिन वन विभाग पिंजरे लगाने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें पकड़ने और सुरक्षित जंगल में भेजने के काम में सक्रिय रूप से जुटी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बाबा बागेश्वर की पदयात्रा चल रही है और ऐसे में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आए हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले हुए हैं और अब ये यात्रा अपने समापन पर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा मथुरा वृंदावन में पहुंच चुकी है। बता दें कि इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ लाखों की संख्या में लोग, सेलिब्रिटी, सिंगर और क्रिकेटर भी जुड़े हुए हैं और इसी के साथ संत समाज के लोग भी भारी संख्या में इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ नजर आ रहे हैं। और अब इस पदयात्रा से जुड़ी एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में संभल के पूर्व सीईओ रहे और वर्तमान में फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद के एसपी अनुज चौधरी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर संभाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और उसी दौरान की ये वीडियो बताई जा रही है जब वो बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे थे और उनकी सुरक्षा संभाल रहे थे। फिरोजाबाद अनुज चौधरी की मथुरा में बागेश्वर धाम यात्रा की सुरक्षा की ड्यूटी लगी थी और अपनी ड्यूटी करके वो वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दौरान अनुज चौधरी कई बार बागेश्वर बाबा के साथ चलते हुए भी नजर आए हैं। खुद अनुज चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर इस यात्रा की वीडियो भी शेयर की है जिसमें वो ड्यूटी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला एएसपी अनुज चौधरी ने प्रतिक्रिया भी दी है और उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब इस यात्रा की सुरक्षा और अधिक सख्त कर दी गई है। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ और लगातार बदलती हुई परिस्थितियों के कारण ये यात्रा शासन और प्रशासन दोनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गई है। इसके बावजूद पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है ताकि यात्रा में शामिल किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में समझौता ना हो। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिवसीय सनातन पदयात्रा के अंतिम पड़ाव पर बागेश्वर सरकार ने संत महात्मा और धर्माचार्य की मौजूदगी में लाखों पदयात्रियों को सनातन की रक्षा के लिए प्रण भी और संकल्प भी दिया। यात्रा का समापन ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के साथ हुआ। बता दें कि 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई सनातन पदयात्रा रविवार को अपने अंतिम पड़ाव स्थल पर पहुंची। 10 दिवसीय इस यात्रा में करीब 1 लाख से अधिक पदयात्रियों ने बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में 150 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा बांके बिहारी मंदिर में पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान खूब विवाद भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ है, हमारी खास रिपोर्ट देखिए जरा। बांके बिहारी मंदिर में हंगामा, एएसपी अनुज चौधरी पर अभद्रता का आरोप, धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन में अव्यवस्था। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में रविवार देर शाम बेहद ही तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों का रवैया अचानक से ही आक्रामक हो गया। पुलिस अधिकारियों द्वारा सेवकों और संतों के साथ की गई अभद्रता ने पूरे ब्रज क्षेत्र में नाराजगी की लहर पैदा कर दी है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जिसके साथ मौजूदा सहयोगियों का अब ये आरोप है कि पुलिस उन्हें सीधा मार्ग से ना ले जाकर उबड़ खाबड़ और संकरे रास्ते से घुमाती रही। धीरेन्द्र शास्त्री को पूजा करने के लिए वो थाली लेकर पहुंचे और इसी दौरान सुरक्षा में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने सेवायत का कॉलर पकड़कर उसे खींच लिया। इससे थाली का पूरा सामान बिखर गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भागवत प्रवक्ता आचार्य मृदुल कांत शास्त्री और पर्वतीय बल्लभ के साथ भी कथित अभद्रता हुई और अब आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दर्शन स्थल से धक्का देकर बाहर किया, जिससे उनका कुर्ता फट गया और पगड़ी भी जमीन पर गिर गई। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन और पुलिस रवैया को लेकर
पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं। एक बार फिर पुलिस की हरकतों ने मंदिर को सुर्खियों में ला दिया है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस जारी है, जबकि स्थानीय लोग पुलिस के रवैये पर नाराजगी जता रहे हैं। और इस पूरे हंगामे के बीच किसी तरह भी धीरेन्द्र शास्त्री के बांके बिहारी के दर्शन कराए गए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटना में एक बार फिर से वीआईपी दर्शनों के दौरान होने वाली अव्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र के परिकल्पना लेकर रविवार शाम 8:30 बजे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और वहां पर समापन स्थल से करीब 5:30 बजे मंदिर के लिए निकले और इस दौरान उनके साथ हजारों की भीड़ देखने को मिली। और इसके अलावा सड़क के दोनों ओर 25,000 से अधिक श्रद्धालु उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो गए। बता दें कि इस अवसर पर अचानक से ही पदयात्रा का रूट बदला गया और मार्ग को रामताल मार्ग से होते हुए ये लोग बांके बिहारी पहुंचे। बता दें कि मंदिर में पहुंचने से पहले यहां पर हजारों की संख्या में भारी भीड़ देखने को मिली। फिलहाल बांके बिहारी जो मंदिर है वो एक बार फिर काफी सुर्खियों में है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।